सरकार क्या फैसला लेती है। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी 7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम की कथित चोरी के मामले में एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट के बाद सवाल और तेज हो गए हैं। सवाल सीधा है, 8 कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन व्यवस्था के बड़े जिम्मेदारों की जवाबदेही कहां है? अगर मंदिर की नकदी सुरक्षा में गंभीर खामियां थीं, कर्मचारियों की तलाशी नहीं हो रही थी, एसओपी का पालन नहीं हो रहा था और नकदी बार बार बाहर जाने की बात जांच में सामने आई, तो आखिर निगरानी कौन कर रहा था? यही सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। चंपत राय से सवाल ये है कि जब आप ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों में थे, तब मंदिर की व्यवस्था और सुरक्षा पर निगरानी की जिम्मेदारी आखिर किसकी थी? साफ तौर से अगर व्यवस्था सही थी तो कथित चोरी कितनी बार कैसे हुई है? अगर व्यवस्था खराब थी तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? और अगर जिम्मेदारी तय नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है? ये सवाल किसी भी देखिए, ये सवाल किसी को भी बिना सबूत अपराधी घोषित करने का नहीं है। सवाल जवाबदेही का है। आपराधिक आरोपियों न बनाया जाना और प्रशासनिक जिम्मेदारी से मुक्त होना एक बात नहीं है। अगर नीचे का कर्मचारी जिम्मेदार है तो ऊपर का सिस्टम जिम्मेदार क्यों नहीं है? 8 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं पर उंगली उठाकर पूरा मामला खत्म हो जाएगा? अगर सुरक्षा व्यवस्था में लगातार चूक होती रही तो उस चूक को रोकने वाले अधिकारी और पदाधिकारी कहां थे? अगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके सिस्टम की बड़ी नाकामी पर पर्दा डाला जा रहा है? चंपत राय पर सीधे आपराधिक आरोप लगाने का सवाल नहीं है, लेकिन उनसे यह सवाल जरूर होना चाहिए कि जिस व्यवस्था की निगरानी होनी चाहिए थी, उसमें इतनी बड़ी खामी कैसे हो गई? राम मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ चढ़ावे की रकम का एक एक पैसा बेहद संवेदनशील मामला है। चोरी किसने की, ये सवाल उठता है, लेकिन चोरी होने दी कैसे गई, ये भी सवाल उठता है। ये उससे भी ज्यादा बड़ा सवाल है कि आखिर चोरी होने कैसे दी है, और इस सवाल का जवाब सिर्फ छोटे कर्मचारियों से नहीं, पूरे सिस्टम से मांगना चाहिए। देखिए, सवाल यही उठते हैं कि आखिर चोरी अगर हुई थी तो पूरे जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको इस बारे में खबर क्यों नहीं थी? खबर नहीं होने के कारण देखिए, मंदिर की सुरक्षा में चूक पे आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर छोटे कर्मचारी जिम्मेदार हैं तो आखिर बड़े जिम्मेदारी भी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपराधी होंगे। अगर छोटे अधिकारियों ने कोई भी देखिए ऐसे अपराध किया है तो बड़े अधिकारियों को उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं था तो क्यों नहीं पता था? तो इसमें यह भी दर्शाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से कहीं चूक रखते हैं। ऐसे में देखिए, आपको बताएं कि मामला पूरा आपको समझाते हैं। राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चढ़ावे और दान कथित चोरी का मामला सामने आया। उसके बाद मामला पहली बार 7 जून को सामने आया। राम मंदिर ट्रस्ट ने इस मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी जांच करने का अनुरोध किया। राम मंदिर ट्रस्ट ने इस मामले की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी का जांच की। पहली एसआईटी कैसे बनी, अब आपको बताते हैं कि यूपी सरकार ने 3 जून को 3 सदस्यों वाली एसआईटी बनाई। इसकी अध्यक्षता लखनऊ आपको बताएं कि विजय विश्वास पंत कर रहे थे। इसमें आईजी किरण एस और साथ ही तमाम और ऐसे लोग भी शामिल थे। इस एसआईटी ने 30 जून को शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके बाद फिर एसआईटी क्यों बदली गई, अब आपको ये बताते हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच को और मजबूत करने के निर्देश दिए। निर्देश था कि जांच की कमान आईपीएस अधिकारी को दी जाए और फाइनेंस एक्सपर्ट को भी शामिल किया जाए। इसके बाद 20 जुलाई को नई एसआईटी बनाई गई। नई एसआईटी में कौन कौन थे, अब आपको बताते हैं कि नई एसआईटी में 3 पुलिस अधिकारी शामिल किए गए। आईजी किरण सिंह, डीआईजी और एसएसपी भी यहाँ पे शामिल किए गए। यही नहीं कि ऐसे में देखिए आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई है, यही सवाल खड़े होते हैं। और एफआईआर में 8 लोगों को नामजद किया गया है, लेकिन अभी तक देखिए आपको बताया कि 8 लोग अब दोषी पाए गए हैं और साथ ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को यहाँ पे क्लीन चिट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनको क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऊपर के अधिकारियों को इसकी भनक तक क्यों नहीं पड़ी? ऐसे में आपको बताएं कि चंपत राय ने अपनी
बड़प्पन दिखाते हुए जब उन पर आरोप लगने शुरू हुए तो उन्होंने पहले ही अपने इस्तीफे से पूरी तरह से देखिए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने दोनों नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों ने इस्तीफा दे दिया। अनिल मिश्रा और चंपत राय ने एसआईटी की रिपोर्ट जैसे जैसे सामने आई, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख हुए, उसमें 8 लोगों को नामजद किया गया है, 8 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है और अभी भी वो जेल में है। ऐसे में सवाल यही उठते हैं, आपको बताएं कि कौन सी वो जेल में है। फैसलाबाद जेल में अभी वो बंद है। उनके ऊपर गिरफ्तार वो हो गए थे, उसके बाद अभी तक वो जेल में ही बंद पाए गए हैं। एफआईआर के बाद देखिए देखा जा सकता है कि अब आगे की कार्यवाही में तो देखिए यही साफ दर्शाता है कि चंपत राय पूरी तरह से इनको क्लीन चिट मिल गई है और अनिल मिश्रा को भी यहाँ क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है। लेकिन क्लीन चिट मिलना ही क्या पर्याप्त हो जाता है और कुछ 8 लोगों को नामजद करना और उन 8 लोगों पे गिरफ्तारी करना या कि उनको जेल में भेजना ही काफी हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था है। राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर के लिए लाखों लोग चंदा अर्पित करते हैं भगवान के चरणों में, और उसके बावजूद अगर इस तरह की देखिए कोई भी कार्यवाही होती है और ऐसे अपराध होते हैं तो सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, चोरी कैसे हुई और चोरी में आखिर भनक अभी तक क्यों नहीं पड़ी थी। जो ऊपर के बैठे अधिकारी हैं उनको आखिर भनक कैसे नहीं पड़ी, इस तरह के देखिए सवाल खड़े होते हैं। लगातार यही सवाल खड़े हो रहे हैं और आपको बताते हैं कि चढ़ावे की कथित चोरी ट्रस्ट ने एसआईटी की जांच मांगी। पहली एसआईटी बनी, शुरुआती रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नई एसआईटी बनाई गई, 8 लोगों पर एफआईआर और उनकी गिरफ्तारी भी की गई। एसआईटी रिपोर्ट में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा के खिलाफ आरोप नहीं मिले हैं तो उनको क्लीन चिट यहाँ पे सरकार की तरफ से दे दी गई है। और जब 2 एसआईटी बनी गई, लेकिन आपको पता है कि पहली एसआईटी बनी, फिर उसके बाद दूसरी एसआईटी बनी, उस दूसरी एसआईटी ने तमाम चीजें सरकार के सामने सौंपी हैं और अब आगे की कार्यवाही भी की जाएगी। और साथ ही आपको बताएं कि आगे की कार्यवाही में देखा जाएगा कि गृह विभाग ने एसआईटी की रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्यानंद दास को सौंप दी है। इसे 2 दिसंबर की ट्रस्ट बैठक में रखा जाएगा। तो अब जब ये बैठक में रखा जाएगा तो देखा जाएगा कि आखिर ट्रस्ट की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जाता है और ट्रस्ट क्या कुछ करता हुआ नजर आता है। 8 कर्मचारियों पर कार्यवाही हुई है, 8 कर्मचारियों पर कार्यवाही हुई है और 8 कर्मचारियों को आरोपी पाया गया है, लेकिन चंपत राय को क्लीन चिट दे दिया। देखिए हम चंपत राय को आरोपी नहीं बता रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है तो हम कोई भी अधिकारी नहीं होते या फिर उनको हमको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ऊपर के अधिकारियों को किस तरह से भनक नहीं थी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रुपेंद्र दुबे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। TV7 भारत में बीजेपी प्रवक्ता ये है। सर आप मुझे बताइए कि अगर छोटे अधिकारियों को यहाँ दोषी पा लिया गया है, 8 जो अधिकारी है उनको दोषी पाया है, वो भी जेल में बंद है, लेकिन जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं उनको क्लीन चिट देना ये दर्शाता नहीं है कि कहीं ना कहीं उनको दूसरी गली से, सकरी गली से निकाला जा रहा है। हमारे 140 करोड़ जनता को जय श्री राम, भारत माता की जय। देखिए हमारा संविधान कहता है, हमारा कानून कहता है कि अगर बेटे ने गलती किया है तो बेटा ही दोषी पाया जाएगा। स्टार्टिंग में आपको पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग थे, इधर चंपत राय जी हो, मिश्रा जी हो, सबको जो है प्रशासन के कार्रवाई करते हुए सबको लिया गया, एसआईटी के थ्रू जांच के दायरे में रखा गया। उनकी कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। अगर मैं चोर नहीं हूं तो आपको समझना चाहिए कि जिस रोड से मैं निकलूंगा, जिस गली से निकलूंगा, जिस मोहल्ले से निकलूंगा, उसमें मेरी कितनी बेइज्जती होगी भगवान राम के खिलाफ। उनका रोड पे चलना दुश्वार हो गया होगा, क्योंकि कौन है? अरे ये चंदा चोर चंपत राय जी हैं। लेकिन आज सोचिए कि वो लोग कैसे अपने आप को जो है अब बिना जो है दोषी पाए हुए अपने आप को कैसे जो है क्लीन चिट मिला है। एसआईटी बैठाई गई, सरकार ने उसमें जो है कार्रवाई की, लेकिन एसआईटी में अगर क्लीन चिट मिल गई तो हमें लगता है इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान और हमारा कानून कहता है कि अगर हम गलत हैं तो हमें सजा मिलेगी, मेरे पिताजी को नहीं मिलेगी। अगर मेरा बेटा गलत है तो मेरे बेटे को सजा मिलेगी, मेरे बाप को मुझे नहीं मिलेगी। तो उसमें जो है सरकार ने या गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने कोई वो थोड़ी नहीं किया है। अब इसमें विपक्ष जरूर बोलेगा कि भारतीय जनता पार्टी साहब पीछे से निकाल ले गई। इसीलिए कोर्ट ने क्या किया था, आपको देखिए आपने खुद ही क्लियर कर दिया था। जब एसआईटी में 2-3 लोगों को बैठाया गया जो भी जांच करता थे, उनको कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया कि नहीं, खारिज कर दिया कि हम इनको नहीं मानेंगे, किसी दूसरे को लाओ, क्योंकि हो सकता है सरकार ने अपने लोगों को उसमें इन्वॉल्व कर लिया हो। तो अब चंपत राय जी को क्लीन चिट मिल गई है। अगर विपक्ष को लगता है या भारत के 140 करोड़ जनता को लगता है इसमें कोई ऐसी दिक्कत है तो कोर्ट खुला हुआ है साहब,
उसमें कोई डिनाइंग थोड़ी नहीं है। आप कोर्ट जाइए, उसमें फिर कहिए नहीं नहीं जी चंपत राय जी दोषी हैं, इनके खिलाफ हमारे पास सबूत है, हम सबूत देंगे, तो खुद ही जो है सरकार इसमें जो है कोर्ट को ये नहीं कह सकते कि सरकार के अधीन है, सेंट्रल के अधीन है। पुलिस प्रशासन को बोल देंगे, विधायक को बोल देंगे, सांसद को बोल देंगे, अदर ऑर्गेनाइजेशन को बोल देंगे नहीं नहीं जी साहब ये तो इनके अधीन है, इवन डीएम को भी बोल देंगे। लेकिन कोर्ट तो फ्री है। आज तक किसी जज ने फैसला सुनाया है तो ऐसा तो नहीं है कि स्टेट सेंट्रल ने। लेकिन सर एक बात यहाँ पे निकल कर आती है कि 8 लोगों के ऊपर गिरफ्तारी हो चुकी है, वो अभी तक देखिए फैजाबाद जेल में बंद है। अगर उन्होंने आरोप यानी कि उन्होंने कुछ ऐसा किया है तो ऊपर जो बैठे अधिकारी है उनको उसकी भनक तक कैसे नहीं पड़ी, इसलिए तो वो देखिए कहीं ना कहीं कटघरे में आते हैं। देखिए हम आरोपी नहीं बता रहे हैं चंपत राय को, लेकिन हमारा साफ तौर से यही कहना है कि आखिर उनको भनक तक कैसे नहीं पड़ी जब उनके जो नीचे अधिकारी हैं उन्होंने इतना बड़ा एक षड्यंत्र रच दिया, तो आखिर उनको भनक तक कैसे नहीं पड़ी? क्या वो अपने काम के लिए इतने पूरी तरह से तैयार नहीं थे? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्रीज बनती है तो उसमें अकाउंटेंट, उसमें जो है जो कलेक्शन करने वाले एम्प्लॉई, उसमें जो है अपने जो सेल्स में पर्सन होते हैं उनको सब एम्प्लॉयमेंट को रखा जाता है। अब उसमें क्या होता है कि अगर कोई साहब पीछे से गया और उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे बोल दिया कि नहीं नहीं जी आप कैसे। मैं आपको बता दूं कि हमारे पैनल में विवेक पांडे भी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं। जी सर आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, फिर सर के पास जाएंगे। कि उसमें अगर किसी ने ये कह दिया गया कि साहब ठीक है आप कैश दे दो हम पर्ची दे देंगे, तो अब उसमें से उसका एम्प्लॉई अगर कोई पर्ची में जो है बाहर कटवा के या छपवा के उसको जो है, आपको पता है कि प्रिंटिंग मशीन में कैसी पर्ची छप जाती है, उसमें कोई लिख के दे दे कि साहब आप ले जाओ, तो उसमें जो है वो मैनेजमेंट की क्या गलती है, ओनर की क्या गलती है, या अकाउंटेंट जो है उसकी क्या गलती है? लेकिन उसमें भी उसके बाद भी चंपत राय जी जो कोषाध्यक्ष जी ने बोला है कि साहब ये गलतियां हुई गए, हम लोग जिस हिसाब से सोचना चाहिए था, जिस हिसाब से हम लोगों को एक उम्मीद थी कि ठीक है ये तो भगवान राम का है, राम के पीछे तो सब नतमस्तक हो जाते हैं, तो उसमें किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि हाँ ठीक है साहब ये चोरी कर ले जाएंगे। लेकिन जो चोरी किए हुए हैं उनको जो है सरकार सजा देगी। 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, ठीक है, उसको कोर्ट जो फैसला देगी उसको स्वीकार किया जाएगा और उसमें 100% मिलेगी। ठीक है पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है TV7 भारत में। देखिए आपके पास सीधा मैं आऊंगी, ये पूछना चाहूंगी कि देखिए सवाल ये उठ रहे हैं कि चंपत राय को पतली सकरी गरी से अब बीजेपी ने निकाल दिया है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको इसमें कितनी सच्चाई दिखती है? आपको मेरे मंच से चालू देखिए दो बातें स्पष्ट रूप से आनी चाहिए। एक, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई क्लीन चिट नहीं दी है, पहली बात। जो यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई थी और जो पुलिस की विवेचना हो रही है, अभी तक उसमें चंपत राय की कोई स्पष्ट भूमिका नहीं आई है, जिसे कि क्लीन चिट बता करके प्रदर्शित किया जा रहा है। और ये तो उसी दिन प्रदर्शित हो गया था जिस दिन उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी की गोपनीय रिपोर्ट के मात्र 3 पन्ने जानबूझ करके लीक किए गए थे सोशल प्लेटफॉर्मों पे, जिसमें कि 6 आरोपियों के नाम थे। मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश सरकार की क्रेडिबिलिटी तो ये रह गई है कि बताइए गोपनीय रिपोर्ट के 3 पन्ने वायरल कर दिए गए, किसने वायरल किए, क्यों वायरल किए? प्रायोजित रूप से इतनी गोपनीय रिपोर्ट जिसको कि सुप्रीम कोर्ट तक ने अभी तक ओपन बॉक्स करने की बात नहीं की है, उसको सार्वजनिक डोमेन में रखने की अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने भी परमिशन नहीं दी है, लेकिन उसके 3 पन्ने जिसमें कि 6 आरोपियों के नाम थे जानबूझ करके वायरल किए गए। तो ये संदेश तो बहुत पहले ये दे दिया था इन्होंने कि चंपत राय को और अनिल मिश्रा को ही बचाएंगे। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहरहाल ये कितने भी प्रसन्न हो लें, ये हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि मैं तो एक विधि का प्रैक्टिशनर हूँ, लीगल प्रैक्टिशनर हूँ, हमारे लिए तो अच्छा है। भविष्य में अब कम से कम ऐसे मामलों में जो कंपनी की धोखाधड़ी होती है, जो फ्रॉड के मामले हैं, उसमें कंपनियों की कोई लायबिलिटी तय नहीं होगी, डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी तय नहीं होगी। भाई सोसाइटी में अगर आप ट्रस्ट के पदाधिकारियों की लायबिलिटी तय नहीं कर रहे हैं, तो कल को फ्यूचर में किसी अन्य ट्रस्ट में भी ऐसा भ्रष्टाचार होगा तो उनकी भी लायबिलिटी तय नहीं होगी। इसी केस का हवाला दिया जाएगा और इसी केस के हवाले जजमेंट के बेस पे क्वेश्चन कराई जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। ऐसे हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं, सैकड़ों करोड़ कंपनियां गबन करके बैठी है, जिसमें कंपनी को भी पार्टी बनाया जाता है, डायरेक्टर भी फंसे हुए हैं। अच्छी बात है, 4 कर्मचारियों को बलि का बकरा बना करके अब कोर्ट में भी इसी की मांग की जाएगी, इसी तथ्यों का उदाहरण रखते हुए। एक बात, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इस पूरे प्रकरण में, अभी तक न महिपाल सिंह की गवाही हुई जो कि पूर्व अकाउंटेंट थे इस पूरे ट्रस्ट के, और न दीनानाथ वर्मा की गवाही हुई जो कि इंजीनियर थे, जिन्होंने बाकायदा वीडियो जारी किया, इंटरव्यू भी दिया बड़े प्लेटफॉर्म्स पे, कि उन्होंने डर के छोड़ा क्योंकि चंपत राय जी ने उनको सीधे सीधे निर्देशित कर दिया था, डरा दिया था, या जो भी बहरहाल उनके बाकायदा स्टेटमेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे है।
तो ये नहीं कह सकते कि क्लीन चिट, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों प्रमुख गवाहों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की एप्लीकेशन बाकायदा दी जाएगी। महत्वपूर्ण गवाह है, सीधा सीधा आरोप और एलिगेशन लगाया है इन्होंने। तो हम तो एक ही बात कहेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसानों में रखा क्या। अभी जो ये कह रहे हैं बस उसी सुर में सुर मिलाते हैं, हाँ में हाँ मिला लीजिए और क्या करना है। हम कहाँ कह रहे हैं कि चंपत राय आरोपी, आप तो कह रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने इतना बड़ा जजमेंट हमको दिया है। अब हमारे अदर केसेस में भी यही रेफरेंस काम आएगा और इस देश में लूट और भ्रष्टाचार की परिभाषा बदल दी जाएगी। मतलब कहने का अर्थ सीधा सीधा ये है कि अगर रितिका जी के मंच पे कोई भी ऐसी बात होती है जो राष्ट्र के विरुद्ध है, तो ना रितिका जी जवाबदेही, रितिका जी की जवाबदेही होगी, लेकिन चैनल और उस संस्थान की कोई जवाबदेही नहीं होगी। तो चलिए इस बात को इस तरह समझ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर चंपत राय को एसआईटी ने क्लीन चिट दी है तो ये तो इनका प्रायोजित पहले से प्रारूप रहा है और उस प्रारूप को इन्होंने पहले 4 पन्ने लिख करके स्पष्ट कर दिया। देखिए दर्शाता है, आपको बताएं कि गृह विभाग ने एसआईटी की रिपोर्ट राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्यानंद दास को सौंप दी है और इसे 2 सितंबर की ट्रस्ट बैठक में रखा जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ट्रस्ट बैठक में ये रिपोर्ट अब रख दी गई है तो ट्रस्ट बैठक की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। और खबर के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ आरोप नहीं पाई गई हैं। जो ट्रस्ट की रिपोर्ट है उसमें उनके खिलाफ कोई भी आरोप नहीं पाई गई है। तो देखिए सर, मैं सर मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि देखिए जो 8 लोग आरोपी पाए गए हैं, देखिए सवाल यही है कि अगर आप भी कुछ ऐसा अपराध करेंगे तो क्या आपके जो ऊपर बैठे अधिकारी हैं उनको भनक नहीं पड़ेगी? क्योंकि अगर कुछ गलत करती हूं तो जो मेरे सर है उनको जरूर पता चलेगा कि मैं ऐसा क्या कर रही हूं। अगर उनको नहीं पता चलता है या फिर उनको, जैसे अगर हम बात करें चंपत राय की, उनको भनक तक नहीं पड़ी कि उनके नाक तले क्या कुछ हो रहा है, तो उन पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि आप क्या काम कर रहे थे। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो सवाल ये उठा रहा हूं कि जो चंपत राय पे सवाल उठाए थे महिपाल सिंह ने और पूर्व मिस्टर इंजीनियर वर्मा थे, जो उन लोगों के स्टेटमेंट एसआईटी ने अभी तक क्यों नहीं रिकॉर्ड की। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आरोप लगा रहे थे, जो उस संस्थान में कार्यरत थे और जिन्होंने बाकायदा टेंडर पट्टों की भ्रष्टाचार को उजागर किया, उन 2 महत्वपूर्ण गवाहों के एसआईटी ने अगर रिपोर्ट में नाम नहीं डाले, उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किए गए, इसका सीधा सीधा अर्थ है। और रही बात गृह विभाग के गृह मंत्री कौन है भाई? योगी आदित्यनाथ जी है। तो और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि ये पूरा पैसा, पूरा धन, और सबसे बड़ी बात 1250 शिलालेख की तो बात ही नहीं हो रही है, जिसमें सोने चांदी गढ़े गए थे, वो गायब है, पूरी तरह से नादारद है। वो शिलालेख कहाँ है और किसके कॉन्वॉय में, किसके काफिले में उनको अयोध्या से निकाला गया? कौन सा काफिला जाता था जिसकी जांच नहीं होती थी? इस पे तो सवाल कभी उठा ही नहीं। तो रितिका जी, सवाल बहुत है, इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट छोड़ेगा नहीं। आभूषण कहाँ गए जिसकी अभी बात कर रहे हैं? आभूषण तो दिखाया गया है रितिका जी, आभूषण तो दिखाया गया है। अभी नेशनल चैनल पे हमने खुद देखा है। आज की बात नहीं कि जितने भी आभूषण है, पांडे जी, आभूषण नहीं, आभूषण बाकायदे जो इसको जो ओपन किया गया है, बाकायदे उसकी नेशनल चैनल वालों ने दिखाया था, हमने नहीं दिखाया था। 1250 शिलालेखों का उल्लेख अभी तक कहीं नहीं आया है साहब। 1 किलो चांदी के रेफरेंस में इन्होंने ये कहा है कि उसको गला के बैंकों में रखा गया था। जो चांदी की बात आई थी, 1 किलो की जो ईंटें थी, 30 किलो और या जो भी थी सिंधी समाज ने जो दी थी, उस पर ये इन्होंने बयान दिया था कि उसको गला करके बैंकों में लॉकर में रखा गया है। चलिए वो हम मान लेते हैं, वो रिकॉर्ड में होगा तो आप दिखाएंगे ही। लेकिन जो 1250 शिलालेखें थी, राम शिलालेख, वो कहाँ है भाई? कहाँ है वो? अभी तक तो वो कहीं भी प्रमाणित रूप से नहीं आई। पांडे जी, प्रमाणित रूप से नेशनल चैनल वालों ने ही दिखाया है। मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा। ये कोई भारतीय, आप दे दीजिए, मुझे वीडियो दे दीजिए, चलिए मैं स्वीकार कर लूंगा, कोई बात नहीं है। डिबेट के बाद रितिका जी से मैं नंबर लूंगा और आपको मैं भेज दूंगा। मैं ऑफिशियल पैनलिस्ट हूं बाकायदा समाजवादी पार्टी का। मैंने तो अभी तक कहीं नहीं देखा है रितिका जी। आपको अगर आपके पास ही जानकारी हो तो मुझे प्लीज अवगत करा दीजिएगा, मेरा भी थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि उन 2 महत्वपूर्ण गवाहों की स्टेटमेंट और बयान को रिकॉर्ड क्यों नहीं किया गया, जो सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे, जो कर्मचारी थे पूर्व? देखिए, वैसे तो आप लोग यही कहते हैं पांडे जी कि इसको जो उजागर किया था राम मंदिर के चंदा घोटाले को लेके, ये अखिलेश जी ने किया था। तो अगर 2 लोगों की अगर कार्रवाई नहीं हुई है, बयान नहीं नोटिस किया गया है, तो साहब आपके लिए कोर्ट खुला हुआ है ना। ऐसा तो है नहीं कुछ में जो है कोर्ट भी हमारे अधीन है। अभी तो ये रिकॉर्ड पे आएंगे। मैं तो वही कह रहा हूँ कि इनकी एप्लीकेशन दी जाएगी। हाँ, तो दी जाएगी, तो दिक्कत क्या है? हम तो देखिए, संस्था ने क्लीन चिट किसको दी? और ये वो ऐसा हमारी संस्था ने नहीं दिया पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी की संस्था ने नहीं दिया। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने नई जुडिशियल अथॉरिटी बनाने की बात की। नई एसआईटी की बात क्यों आई? क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ जी ने बनाई थी उसके पास ना अरेस्टिंग की पावर थी, ना सीआरपीसी, ना बीएनएसएस की पावर थी, ना वो समन कर सकती थी, ना वो किसी को जेल भेज सकती थी, ना वो किसी को चार्जशीट कर सकती थी, ना वो एविडेंस कलेक्ट कर सकती थी। और इस लीपापोती में 20 दिन का समय इन्होंने दिया एविडेंस को मैनिपुलेट करने के लिए।
मैं तो सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी पे एक ट्वीट करने वाले पे तत्काल भावना याद होती है, एफआईआर हो जाती है। 20 दिन से अधिक समय लग गया एफआईआर होने में उत्तर प्रदेश में, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर नई एसआईटी के आदेश क्यों जारी कर दिए अगर ये एसआईटी सही काम कर रही थी? आप सवाल बताइए, तो आप ही की लगातार आरोप लग रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने क्या काम किया है? आप गिनवा दीजिए, जैसे जब गिनवा रहे हैं आप बताइए। देखिए, ये राम मंदिर का मामला था रितिका जी, ये नॉर्मल मामला नहीं था कि हमने आपस में झगड़ा किया, हमने आपने तू मैं किया, रास्ते में जो है हाथापाई हुई और उसके बाद साहब उठा कर अरेस्ट कर दो। 140 करोड़ जनता का विश्वास का मामला था साहब, इसलिए 20 दिन इसमें लगे गए। ये कोई ऐसा नहीं था पांडे जी का हमारा या आपका मैटर नहीं था कि आपने उठाया और तुरंत हम लोगों ने काम कर दिया, उसके बाद जो है जेल में डाल दो साहब। तो वही लोग उसके कर रहे थे। कैसे हम मान ले कि सबूतों को मिटाया नहीं गया होगा, साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं की गई होगी, बैक डेट में बुक ऑफ एंट्रीज नहीं की गई होंगी, हम कैसे मान लें? आपने ट्रस्ट क्यों नहीं भंग किया? मैं अब आपके सामने एक सत्य रखता हूं रितिका जी, जो भाजपा के लोग कभी नहीं बताएंगे। 25 जून को मैंने एक पत्र लिखा उत्तर प्रदेश सरकार को, शिरूर मठ कर्नाटक का हवाला देते हुए जजमेंट का सुप्रीम कोर्ट के, कि राज्य सरकार तत्काल अस्थायी रूप से इस ट्रस्ट का अधिग्रहण कर ले, क्योंकि शिरूर मठ के जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन द पावर एंड अथॉरिटीज, और उसमें ये व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी भी ट्रस्ट में न्यास में इस तरह की वित्तीय अनियमितताएं पाई जाती रूप से राज्य सरकार तत्काल उसको अपना अधिग्रहण करे, और जब तक ट्रस्ट की वित्तीय लेखा जोखा और ट्रस्ट का संचालन नॉर्मल नहीं होता तब तक उस पर नियंत्रण बना करके उसको सामान्य होने तक संचालित करे। तो अगर आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध और जीरो टॉलरेंस के विरुद्ध खड़े थे तो आपको तत्काल उस पूरे ट्रस्ट का अस्थायी अधिग्रहण करना चाहिए था। मैंने तो खुद इस पत्र को लिखा था, मैं तो समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता, मैंने इस पत्र को लिखा था, जजमेंट का हवाला देते, और उस पत्र में एक मांग मैंने की थी, उत्तर प्रदेश के जितने भी, चाहे वो ईसाई, चाहे वो पारसी, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो हिंदुओं के मंदिर हो, जितने भी ट्रस्ट हैं सभी की सीएजी से ऑडिट करा करके निष्पक्ष रूप से उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, ताकि कहां कहां और भ्रष्टाचार इस तरह के पनप रहे हैं उनकी भी जांच हो। आपने उस पत्र का संज्ञान क्यों नहीं लिया? आपने क्यों नहीं लिया संज्ञान उस पत्र का? अगर आप जीरो टॉलरेंस के प्रति इतने जवाबदेह हैं तो मैं समाजवादी पार्टी का आपको पत्र लिख रहा हूं और आप उस पत्र का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अस्थायी अधिग्रहण कर लीजिए। तो बिना सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, पांडे जी, बिना संज्ञान के जो 8 लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है एसआईटी की रिपोर्ट के बिहार बिना संज्ञान ले नहीं किया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी को, साहब सुनिए पांडे जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को इन्वॉल्व होता ना तो एसआईटी ही नहीं बैठाती, नॉर्मल एफआईआर करती पांडे जी, उसके बाद केस को खारिज कर देती, चलता रहता जैसे 20 साल 30 साल चलता रहता है। राम मंदिर के चढ़ावे के लिए जो पर्याप्त कार्यवाही है वो कर रही है, एसआईटी की रिपोर्ट भी कर रही है और मंदिर ट्रस्ट से भी सारी चीजें की जा रही हैं। तो देखिए, माना तो ये जा रहा है कि राम मंदिर का जो चढ़ावे का मामला सामने आया उसमें पूरी जांच आगे की कही जा रही है। तो ऐसे में देखिए, इनके ऊपर पूरी तरह से कटघरे में खड़े करना कितना सही है, क्योंकि ये तो अपनी जांच कर रहे हैं। उसके सवाल है जी, ये सवाल मुझसे जी नहीं। देखिए रितिका जी, मैंने जो भी सवाल आपके मंच पे रखे हैं वो पूरी तरह से जुडिशियल कंटेस्ट में मैंने सवाल रखे हैं। मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं, मैंने सिंपल एक बात कही कि अगर कोई हत्या होती है, कोई डकैती होती है, कोई लूट होती है, तो उसमें अगर कोई प्रमुख गवाह है तो क्या आप उसको इग्नोर कर देंगे? क्या उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा? क्या उसके बताए गए सबूतों की जांच नहीं की जाएगी? लेकिन इस पूरे प्रकरण में चाहे महिपाल सिंह की बात है, चाहे मिस्टर वर्मा की बात है जो कि पूर्व इंजीनियर थे, उन लोगों ने जो भी आरोप लगाए, अगर वो आरोप गलत है तो आप उनके ऊपर डिफेमेशन का केस फाइल करते, आप उनको भी समन करते, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करते कि ट्रस्ट की छवि को बदनाम किया जा रहा है। ऐसे तो सरकार की छवि बड़ी बदनाम होती है। कोई निष्पक्ष पत्रकार अगर खबर चला दे मिड डे मील की, उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। भ्रष्टाचार की खबर चल जाए तो एफआईआर हो जाती है। कोई वकील अगर केस ले ले इनके सांसद विधायकों का तो उसको 120 ईपी का आरोपी बना देते हैं। तो सवाल यह है कि अगर आप इतने ईमानदार हैं तो इन दो प्रमुख गवाहों की गवाही क्यों नहीं हुई? इनकी गवाही ना होना इनकी अपनी कार्यप्रणाली पे सवाल खड़े करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी एसआईटी में नियुक्त ऑफिसर को इसीलिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के साथ 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति करने के आदेश दिए थे। तो हम नहीं कुछ कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं रितिका जी कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार की कोई गोपनीय कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, क्या उसके पन्ने लीक हो सकते हैं? क्या वो सोशल डोमेन में आ सकते हैं सरकार की इच्छा के विरुद्ध? और अगर वो पन्ने लीक हो गए, इसका मतलब है कि सरकार पहले से पूर्व नियोजित मंशा के अनुकूल इस पूरे प्रकरण को डाइवर्ट कर रही थी। अन्यथा उत्तर प्रदेश सरकार की गोपनीय रिपोर्ट गोपनीय कैसे रह गई जब उसके 3 पन्ने गायब हो गए? 3 पन्ने सार्वजनिक हो गए, बताइए कैसे गायब हो गए भाई? कैसे सार्वजनिक डोमेन में आ गए, सोशल डोमेन में? और अगर आ गए तो सरकार की क्रेडिबिलिटी क्या बची है? इसका जवाब कौन देगा?
ठीक है दुबे जी, आप बताइए कि अगर देखिए हम एसआईटी की बात करते हैं और 8 लोगों की हम बात कर रहे हैं उनके ऊपर, जिसके ऊपर गिरफ्तारी हुई है और अभी भी वो जेल में है, तो आपकी तरफ से भी देखिए यही कहा जा रहा है कि तमाम जो है जांच की जा रही है और जो भी दोषी है उसके ऊपर आगे भी कार्रवाई होगी और कोर्ट भी उस पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आएगा। लेकिन बात देखिए यहाँ पे किसी पार्टी की नहीं हो रही है दुबे जी, और ना ही पांडे जी किसी पार्टी की बात हो रही है। बात हो रही है उन राम भक्तों की जिन्होंने अपना चढ़ावा, जिन्होंने अपनी मेहनत उस दान में दी थी, जिन्होंने अपनी सालों की मेहनत भगवान श्री राम के चरणों में दी थी। उनके साथ अगर एक खिलवाड़ हुआ है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और इस तरह से क्लीन चिट देना देखिए सही है, क्योंकि अगर ट्रस्ट की बात है, उनका ये कहना है कि चंपत राय ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया है, तो शायद हो सकता है कि वो सही कह रहे हो, क्योंकि जब कोर्ट का देखिए फैसला आएगा तब तमाम चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन देखने वाली बात देखिए ये है दुबे जी कि आप ये कह रहे हैं कि जो तमाम चीजें हैं उसकी जांच हो रही है, लेकिन उसके बाद भी आप कटघरे में खड़े हो रहे हैं, तो अब अपने आप को आप कैसे बचाएंगे? क्योंकि देखिए ऐसे में हम बात कर रहे हैं राम भक्तों की, रोज राम भक्तों के ऊपर तो यहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राम भक्तों ने अपनी मेहनत दी है। आपने भी, अगर आप भी मेहनत करते हैं, मैं मेहनत करती हूँ, तो भगवान के चरणों में पूरी तरह से देखिए अपना दान देते हैं, तो हमारी मेहनत है वो, और उसमें अगर ऐसा धांधलेबाजी हो जाए तो हमारे लिए गलत है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, पांडे जी से कह रहे थे कि इसमें जो है कोई राजनीति नहीं होने चाहिए, दिस दैट उन्होंने बड़ा अच्छा दिया। तो साहब मैं पूछना चाहता, जब सबरीमाला मंदिर में जो है सोना चोरी हुआ तो इन लोगों ने क्यों नहीं बोला था? सबरीमाला मंदिर क्या मंदिर नहीं है साहब? हम मानते हैं कि वहां पर उनकी सरकार नहीं है, लेकिन कम से कम बोलते तो, उसके खिलाफ चले जाते। उसके खिलाफ भी कोर्ट खुला हुआ था ना साहब, कि सिर्फ जो है राम मंदिर सिर्फ यूपी की राजनीति करने के लिए। और मैं आपको बता देता हूं, इसमें जितना भी है ना, कम से कम ये समझ लीजिए कि राजनीति ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। राजनीति अगर नहीं करना तो सबरीमाला मंदिर पे क्यों नहीं बोला इन लोगों ने? कौन कौन बोला था ये कौन बताएगा? अब राजनीति नहीं हो रही है। अगर राजनीति नहीं करना था तो एसआईटी जो है यूपी के मुख्यमंत्री आदि योगी आदित्यनाथ जी बैठाते ही नहीं। वो तो एक नॉर्मल सा FIR करते, उसके बाद 2-4 लोगों को भर के पुलिस आती, उठा के ले जाती और बंद करके कर देती। लेकिन एसआईटी क्यों बैठाया साहब? क्योंकि काउंटर ले लीजिएगा। एसआईटी इसलिए बैठाया क्योंकि इसमें जो भी दोषी पाएंगे जो है पांडे जी, वो बख्शे नहीं जाएंगे। उसमें कोई भी हो, इवन अगर मैं भी इन्वॉल्व होता ना तो मैं भी नहीं बख्शा जाता, क्योंकि मंदिर का मामला साहब। अब फिर आप मंदिर पे बात करने वाले हैं पांडे जी, ठीक है, मैं आपकी भावनाओं को जो है वो करता हूं, लेकिन साहब ये बताइए, राम गोपाल जी उस दिन कहां थे जब उन्होंने बोला था जो है संसद में, लोकसभा में, कि हमें 1% भी आपत्ति नहीं अगर मुलायम सिंह के टाइम पे गोलियां चली है, अगर सारे के सारे वहां चिपक जाते गुंबद में कोई फर्क नहीं पड़ता। तब आपकी राम भक्ति कहां चली गई थी साहब? उसका भी जवाब देना। मुलायम सिंह नगर 1980 में जो गोलियां चला थी, राम भक्ति कहां चली गई थी साहब? कांग्रेस के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है TV7 भारत के साथ। आपके पास पहले आऊंगे, आप बताइए, देखिए बीजेपी कह रही है या फिर राम मंदिर ट्रस्ट कह रहा है कि हमने तमाम जांच की है और जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, आप भी खूब आरोप लगाते हैं सरकार पर। आप बताइए कि क्या आप बताइए कि जिस तरह से चंपत राय को क्लीन चिट एसआईटी ने दे दी है, क्या वो सही है? कमालुद्दीन जी। देखिए रितिका जी, यहाँ पे चंपत राय या फिर जो है अनिल मिश्रा को क्लीन चिट तो सरकार ने जो है, और मैं कहूंगा सरकार के कारणों से जो बहुत पहले मिल चुका था, इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और जहां तक जो है बात रही एससी का जो हवाला दिया जा रहा है, वहां से कोई ऐसी जो है मतलब बात तो है नहीं। अब ठीक है जो है मतलब इनको भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार की आदत है कि अगर किसी को बचाना हो, क्योंकि चंपत राय आज भी जो है कहीं ना कहीं किसी के बहुत जो है मतलब करीबी और जो है प्यारे हुआ करते हैं। मेरा कहना है कि वो दो मतलब जो मुख्य जो मतलब ये थे जो है, जो महिपाल सिंह का जो है और वर्मा जी का बयान क्या अब तक ले लिया गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। साथ ही 2025 में जब आप जो है एनबीटी का ये देखेंगे तो 2500 जो है 48,000 करोड़ जो है मतलब समथिंग जो मतलब टोटल जो मतलब जो राम मंदिर में ट्रस्ट के पास पैसे होते हैं। लेकिन वही फिर 2026 में आप देखें कि जो है 32,000 समथिंग रह जाते हैं। 70 बार जो है मतलब चोरी के वारदात का सामने आते हैं, लेकिन ऊपर बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति है, वो चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसा व्यक्ति, या फिर जो है मतलब जो सीए है मतलब अकाउंटेंट है जो भी है, तो वो लोग
की नजर उस पर नहीं जाती। अब सोच के देखे ना, तो चोर को चोरी करने के रास्ते चाहिए और उसके बहुत सारे पड़त खुल गए हैं। तो ये तो साफ साफ जाहिर होता है ना कि ऊपर में जो बैठा होता है वो कुछ नहीं करता, ये छोटे छोटे जो होते हैं ना जो नीचे में, वो मतलब तो ये चीज पहले ही मतलब ये कर चुका है। जिस तरह से जो मतलब आप देखे कि ट्रस्ट का जो है कमेटी का गठन जो किसने करना था, लेकिन 10 सदस्यों को नामित किसने किया? सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। अर्धनिर्मित राम मंदिर में जो कि हमारे शंकराचार्य मठाधीश जो बोलते रहे, लेकिन वहां पर जाकर स्वयंभू को खुद को जो है मतलब जो कुछ भी कहलवाने वाले नरेंद्र मोदी जी जो अर्धनिर्मित मंदिर में जो है प्राण प्रतिष्ठा करने का काम किया। सारी आप जो है मतलब उपलब्धि लेते, फिर चोरी का जो है उपलब्धि कहा नहीं ले रहे जी? ये भी उपलब्धि ले लीजिए ना, 70 बार हुए, 1-2 बार नहीं हुए। वहां पे सीसीटीवी, वहां पे सब कुछ है, उसके बावजूद जो है उसका कोई मतलब ये नहीं। और मतलब अगर एसआईटी का ये है कि अगर मतलब पब्लिक डोमेन में या फिर सौंप दिया गया, ये तो मुझे हंसी वाली बात आ रही है। हाँ, ये जी जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, ठीक अगर हमने उपलब्धि नहीं लिया होता साहब, तो एसआईटी किसने बैठाया था? ये कोई आसमान से आया था, अंतरिक्ष से आया था एसआईटी बैठाने के लिए? एसआईटी की जांच किसने करवाई है? ये कांग्रेस पार्टी ने करवाई है, सपा ने करवाई है, किसने करवाई है साहब? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नॉलेज पे या तो मैं हंसूं, नहीं आप बताइए ना, एसआईटी किसने बैठाई है साहब? कोर्ट के थ्रू गई है ना, या उसमें योगी आदित्यनाथ जी ने सबको मार के भगा दिया है? करने के लिए पहले सुन ले, आप पहली बार मेरे सामने बैठे हैं, सुन ले पहले। अच्छा सुनाइए, सुनते हैं आपकी बात। हाँ, एसआईटी का गठन किसने किया था? आपके जो बुलडोजर बाबा है ना, उनसे जाकर पूछिए एसआईटी का गठन कौन करता है? राज्य के अधीन होता है या मामला होता है तो उसके बाद से निगरानी उसका कौन करता है? जो है मैं कहता हूं कि जो है ना उसका अब तक जो है बयान लिया गया, और मैंने अभी का 2025 में जो है मतलब 2500 जो है कुछ लाख करोड़ जो रुपए जो मतलब ट्रस्ट के पास थे, आखिर वो घटकर 32 लाख जो है करोड़ रुपए जो ही मान ले जो है कैसे 2026 में दिखाए गए। 70 बार जो है मतलब वहां पे जो है मतलब चोरी के वारदात सामने आए, मार्च से उसे क्यों नहीं चंपक रहा है? या फिर जो है मतलब अगर देख ले तो अनिल मिश्रा, ये लोग जो ऊपरी अधिकारी है, ये लोग इसमें लिए जो है आखिर वहां की सरकार जो है मतलब क्योंकि उनको तो क्लीन चिट मिल गई है एसआईटी की, आपके सब बिहाफ पे उनको घेर रहे हैं, क्योंकि एसआईटी की जो क्लीन शीट है चंपत राय अनिल मिश्रा को भी मिल गई है। और आपने बात की एसआईटी की, तो एसआईटी किसने बैठाई आप मुझे बता दीजिए। अगर मिल गई है जी, सुप्रीम कोर्ट ने जो है दे दिया है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया? नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी है। एसआईटी की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक हो गई। क्या एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई। आप मुझे बताइए कि एसआईटी की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो सरकार तो ये कह रही है, किसके पास जाती है जी, सरकार तो ये कह रही है कि हम जो है तमाम जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा, और 8 दोषियों को तो अभी भी जेल के अंदर बंद किया गया है। तो आप किस तरह से देखिए, आप मेरी बात सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को मतलब जो है कुछ भी जो है बोलने को तैयार होते हैं, नरेंद्र मोदी जी समेत पूरी भाजपा की एक आदत है, कुछ भी मामला हो धान चुरा ले और मतलब चोरी कर ले, तो उसके बाद से आप देख ले, अब अगरचे जो है मतलब कि कोई भी फंड में फंडिंग में चोरी कर ले और बोले कि बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई कुछ नहीं होता, लिपा पोती जो उसके नाम पे जो कर दिया जाता है, सिर्फ दिखावटी होता है। देख ले जिस तरह से जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो है इतना बड़ा चंदा उगाही किया गया, जिस गाय के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने का काम और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जो करती है। अब सोच रहे थे उसी बीफ कंपनी से करोड़ों करोड़ जो है चंदा लेकर जो है बीफ एक्सपोर्ट करवाने का काम करते हैं, और सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट में हमारे जो है खुद जो है महामानव जो है नरेंद्र मोदी जी जो है प्रकट होकर बताते हैं कि हमारा देश दूसरे नंबर पर है या नहीं है। तो ये लोग कार्रवाई तो मुंह से करते ही है, मुख से करना इन लोगों की जो है बहुत पुरानी आदत है। असल में जो है मतलब क्या है, वो बोलते नहीं है, नरेंद्र मोदी जी भी नहीं बोलते हैं। जी बिल्कुल, आप बताइए पांडे जी, जिस तरह से देखिए घेर रहे हैं अभी भी, आपका क्या कहना है? कि देखिए हमारे तो ये कहना है कि जो 8 लोगों को दोषी पाया गया है, जो अभी भी जेल के अंदर बंद है, क्या अभी इसके बाद भी अभी ऐसी कोई चीज रह जाती है कि इन 8 लोगों के बाद भी ऐसे बहुत नाम हैं जो भी आ सकते हैं जांच के बाद भी सामने?
नहीं देखिए, मैंने जो तथ्य आपके मंच पे रखे हैं रितिका जी, वो बहुत ही जुडिशियल कंटेस्ट के मैंने तथ्य रखे हैं, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में मैनिपुलेशन साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे कि किसी भी एविडेंस में, किसी भी घटना में अगर मुख्य गवाह या गवाही देने वालों की बातों को अगर नजरअंदाज किया जा रहा है, उसको रिकॉर्ड पे नहीं लिया जा रहा है, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप कुछ विशेष लोगों को प्रायोजित रूप से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं पार्शियलिटी का या मैनिपुलेशन का पूरी तरह से डेफिनेशन सार्थक करती है। एक बात। दूसरी बात, 1980 से 1984 4 साल लग गया विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के आंदोलन के लिए यज्ञ समिति बनाने के लिए। भाजपा का इतिहास मुझे लगता है पूरी तरह से सक्रिय इतिहास शुरू होता है 88 के बाद और 92 के बीच। देश कब आजाद हुआ? 1947 में। बड़ा बहुत देर से इनको याद आया कि हमें भी राम की भक्ति करनी है। मैं तो एक बात आपके मंच पे सार्वजनिक रूप से कहूंगा, मैं किसी विशेष वर्ग को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस पूरे प्रकरण का, चूंकि दुबे जी बार बार ये शब्द उठा रहे थे, इस पूरे प्रकरण का बिल्कुल राजनीतिकरण हो रहा है। जब राम मंदिर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में था, तभी भी राजनीतिक लाभ आपने लिया। आपने कलश यात्रा की, आपने रथ यात्रा की, आपने कार सेवा के नाम पे उन्माद किया, और आज पुनः उसी प्रायोजन को आप अब मथुरा लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ मंचों से कह रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री रहते अपने मुख्यमंत्री शपथ की तीसरी सूची के वो शपथ को भूल जाते हैं, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता की शपथ उन्होंने मंच पे ली है संविधान के सामने, कि भाई वो चाहते हैं, वो बयान दे रहे हैं कि क्या आप लोग बताइए कि क्या मथुरा में अयोध्या की तरह कार सेवा नहीं होनी चाहिए। अब उन्होंने ये उकसा दिया कह करके, लेकिन सत्य यह है कि जैसे ही संतों ने शुरुआत की, जैसे ही संत खड़े हुए कि अब कार सेवा होगी, शंखनाद पे ही प्रतिबंध लगा दिया और 12-13 प्रमुख संतों को रेड नोटिस जारी कर दी पुलिस ने, सबको नजरबंद करवा दिया गया। तो वास्तविकता यह है, इसका राजनीतिकरण कौन कर रहा है? अब एक बात आपके मंच पे बिल्कुल आई, उसका मैं जवाब दूंगा, मैं मंचों सवाल से नहीं भागता। अपनी बात राम गोपाल जी के बयान का आपने वर्णन किया, बिल्कुल बात है, जो रिकॉर्ड में बात है उसको मैं झुटाऊंगा नहीं। लेकिन सवाल यह है कि आपको 1947 के बाद, भारत की आजादी के बाद, आपको 90 तक समय, इतना लंबा कालखंड लग गया, राम की भक्ति याद आई आपको? उसके पहले आपकी राम भक्ति कभी दिखाई न दी, न इतिहास के कोई तथ्य हैं और न ही प्रामाणिकता है कि भाजपा ने उस कालखंड के पहले कभी भी प्रयास किया हो। राम मंदिर का तो ताला ही आंदोलन, वो तो शुरुआत ही राजीव गांधी जी के प्रयास से हुई थी, वो पूरा सार्वजनिक डोमेन में है, चूंकि लंबी चर्चा हो जाएगी। और हमारा इतिहास तो, चूंकि हम लोग सरयू पारित ब्राह्मण है, हम तो उस परंपरा से जुड़े हैं। कानिकपुर और सरयू पारित दोनों की व्याख्या ब्राह्मणों का विषय है, लेकिन चूंकि ये परंपरा से जुड़े हैं। लेकिन इस मंच पे मैं आपके सामने एक सवाल पूछूंगा, बताइए अयोध्या का सबसे बड़ा योद्धा कौन था, जो पुजारी भी था? जी बिल्कुल, दुबे जी आप बताइए कि, आपसे पूछता हूँ, ठीक है दुबे जी आप बताइए कि, भूपेंद्र जी निवेदन पूर्वक बताऊं, अयोध्या का सबसे बड़ा योद्धा कौन था जो पुजारी भी था, जिसने पहली लड़ाई लड़ी थी इतिहास में, मीर बाकी के 800 सैनिकों के गर्दन को काट दिया था, और सर कटने के बाद भी बांध के अपने गमछे से सर लड़ते रहे वो? बताइए। बताइए, अचानक बीजेपी को कहां से हिंदुत्व याद आने लगा है? जिस तरह से सपा का कहना है कि आप पहले हिंदू की राजनीति नहीं करते थे, यानी कि हिंदू को आप पहले नहीं रखते थे प्रायोरिटी में, अब आपको हिंदू कहां से आने लगे याद? भारतीय जनता पार्टी ना हिंदू करती है ना मुस्लिम करती है, भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज को लेकर चलती है। पांडे जी बताइए, नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज को लेकर चलती है। पांडे जी, अरे भाई आप ब्राह्मण, मैं आपसे निवेदन पूर्वक पूछ रहा हूँ, आप भाजपा से, अयोध्या का सबसे पहला योद्धा कौन था जो पुजारी था? बताइए। फिर तो पांडे जी वही बात हो गई है, तो बता दीजिए कि हाँ, कि राम के पिताजी का नाम दशरथ है, दशरथ के पिताजी का नाम बता दो, उनके पिताजी का नाम बता दो, उनके पिताजी का नाम बता दो। आप बता सकते हैं, आप भी तो ब्राह्मण कुल में पैदा लिए हुए साहब। कोई बात नहीं, अरे मैं आपका ज्ञानवर्धन नहीं दे, मैं आपका नहीं, देखिए इसमें कोई कहने वाली बात नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, राम के पिताजी का नाम दशरथ, कोई भी बता देगा। दशरथ के पिताजी का नाम पूछो, आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, उसकी का जो 7 पीढ़ियों का नाम बता दो साहब। सुनिए मेरी बात, अरे अब सुनिए मेरी बात, आपका कोई अपमान नहीं हुआ है, सुनिए मेरी बात। नहीं, अपमान नहीं हुआ, इसमें हमें नहीं नॉलेज है तो पांडे जी, इसमें कोई अपमान की बात ही नहीं है। तो हम है ना, अब जो घटनाएं हैं उसको हम सही करते हैं। सुनिए, अयोध्या के पहले ब्राह्मण परिवार से देवी दीन पांडे सनेथू गांव के, वो मंदिर के पुजारी भी थे और बाकायदा योद्धा भी थे। शस्त्र और शास्त्र की पराविद्या क्या थी आप पढ़िएगा गूगल पे। और आज तक पंडित देवी दीन पांडे का नाम कोई भी भाजपा का नेता अयोध्या के नगरी में नहीं लेता, ना उनकी कोई प्रतिमा लगी। आज भी वो तलवार उनके परिवार में रखी है सनेथू गांव में, जिस तलवार से उन्होंने 800 मुगलों को काटने का काम किया था। लेकिन ये सरकार ब्राह्मणों की इतनी विरोधी है कि ब्राह्मणों को सम्मान नहीं देंगे। अरे आपने राजनीतिक नेताओं के मंच के मूर्तियां बनवा दी, एक पंडित देवी दीन पांडे की भी बनवा देते। मेरे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए मैं देखिए ये साफ तौर से कहना चाहूंगी कि अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ रुख लिया जाता है
और अब चंपत राय के खिलाफ क्या कुछ चीज होती हुई नजर आती है, क्योंकि देखिए एसआईटी रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ आरोप नहीं पाए गए हैं, इसलिए अब उनको क्लीन चिट मिल गई है एसआईटी रिपोर्ट के द्वारा। तो देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता हुआ अब राम मंदिर चंदा विवाद में नजर आता है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिएगा TV7 भारत। नमस्कार।